हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे लेकर आया हूं, जिसमें मैं बात करूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या चीज होने वाला है, कैसे कैसे आपको सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, मतलब पूरा कंप्लीट डिटेल। तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अगर नहीं किए बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको मिलेगा सबसे पहले अपडेट, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दे ताकि और बच्चे इससे अवेयर हो सके और इसका फायदा उठा सके। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, पहले मैं 1 मिनट में आपको यह समझा देता हूं। हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है इसको फॉर्म को भरने के लिए। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, सिलेक्शन मतलब कोस्ट गार्ड में फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए लेवल ऑफ एग्जाम किस लेवल का आता है, टफ आता, मीडियम आता, हार्ड आता है, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं इसमें, रिटन में आपका मार्किंग स्कीम क्या चलता है, निगेटिव मार्किंग होता है, पॉजिटिव होता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, कितने चैप्टर आते हैं, कितने कहां से आते हैं, पूरी चीज, कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे फिजिकल में क्या क्या आपसे करवाया जाता है, मेडिकल में आउट कैसे होते हैं, और उसके बाद आपको री मेडिकल का टाइम कितना दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी बात करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। बात करेंगे जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होने वाली, यानी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी आपको वहां पे जाके क्या काम करना है, और फिर बात करेंगे सैलरी के बारे में। ओके, तो चलिए सारी चीजें, जितने भी चीजें, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा चीजें आपके मन में डाउट नहीं होगी, और इससे ज्यादा जो भी एक्स्ट्रा डाउट होगा जैसे कि किताब कौन सी ले सर, उसके बारे में भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ओके, यानी कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सारा डाउट सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आपका क्लियर। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग डिटेल से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि आपका फॉर्म कब आ रहा है, इन सब चीजों के बारे में। तो आपका जो एप्लीकेशन बिगिन होगा ये 8/9/2022 से हो जाएगा, ठीक है। 8/9/2022 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 22/9/2022 है, यानी कि 8/9/2022 से लेके 22, यानी कि टोटल देखा जाए तो 14 दिन के पास आसपास आपको मिलेगा, शाम 5:30 बजे तक। एडमिट कार्ड आपको बाद ही बताएंगे, लगभग 1 हफ्ता पहले आपका आता है, और आपका एग्जाम डेट भी बाद में, अभी इसका एग्जैक्ट डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ओके, आइए बात करते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपका जो फीस है, फॉर्म फीस 250 रुपए है। एसटी एसटी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इसका फॉर्म कहां भरे गए, आप बहुत सारी एडिशनल वेबसाइट होती है, सरकारी रिजल्ट वगैरह आप जा सकते हैं, या आप डायरेक्टली ज्वाइन इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड करके सर्च करेंगे, वहां पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, आगे बात करेंगे नेक्स्ट हम सभी लोग कि इसकी टोटल क्या चीज है, वैकेंसी का सीन। तो नाविक जीडी जो आपका 3 पार्ट में आपको पता है वैकेंसी इसकी होती है, एक डीबी होती है, एक जीडी होती है, और एक यांत्रिक होती है। एक 10th बेस्ड होती है, एक 12th बेस्ड, और एक डिप्लोमा। ये आपकी 12th बेस्ड होती है, ये आपकी 10th होती है, और ये डिप्लोमा वाली होती है। तो जो आपकी जीडी है जो कि 12th है, जो कि टेक्निकल पोस्ट बोला जाता है, इसको टेक्निकल बोला जाता है, इसको नॉन टेक्निकल बोला जाता है, ये भी टेक्निकल में आता है। तो टेक्निकल में तो दोस्तों 25 वैकेंसी आपकी आई है। 10th + 2 आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपसे मांगे। ओके, और सब्जेक्ट के नाम पे आप देख सकते हैं मैथ, फिजिक्स, मैथ आपका मतलब स्पेशल है, बाकी और भी आपको मैं बताता हूं, ठीक है। पूरा इसके बारे में और डिटेल आगे चलेंगे, सिलेबस वाले पोर्शन में बात करेंगे। अभी फिलहाल वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। 40 आपकी डीबी में और 35 आपकी यांत्रिक में। ओके, ये आप लोग देख लेंगे। अच्छा, जो आपका यांत्रिक है 10+ डिप्लोमा और 12+ डिप्लोमा दोनों है, और इसमें बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, 3 आपके पास ट्रेड पे ये वैकेंसी मिलेगी। ओके, तो यहां से आपको वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी क्लियर हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा बेटा, कि नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये आपका परमानेंट जॉब है, ठीक है। ये आपका परमानेंट जॉब है, टेम्परेरी या कह दीजिए 4 साल वाला स्कीम के अंदर नहीं आता है, ये आपको डायरेक्ट परमानेंट जॉब की तरफ ले जाता है। इसके बाद आप एक बार एंट्री ले लिए तो आप हमेशा हमेशा के लिए कोस्ट गार्ड के मेंबर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम सभी लोग। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया, तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। आपको क्लियर हो गया बेटा कि फॉर्म कब आ रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट मैंने आपको बता दिया 8/9/22, हाँ मैंने आपको बता दिया। आपका फॉर्म कब आ रहा है बेटा, वापस से रिपीट कर लेंगे, आप सभी लोग याद रखेंगे, 8/9/2022 और 22/9/2022 तक आपका है, ठीक है। 250 रुपए लगेंगे आपके फॉर्म भरने के। आगे बात किया जाएगा, टोटल वैकेंसी आपके पास 300 निकल के आ रही है, यहां से आप इसको जोड़ेंगे 300 बन जाएगा। आइए फिर बात करते हैं कौन कौन इसको भर सकता है। तो पहली चीज, आप सभी लोग मेल होने चाहिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, यानी लड़कियों के लिए वैकेंसी नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स यहां लिखते चलूंगा। मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, वो भी अनमैरिड, ठीक है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। आगे बात करेंगे एज क्या होना चाहिए। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2001 से लेके 30
30/4/2005 के तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, कब कब? 1/5/2001 से लेके 30/4/2005। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आता है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। अब आप ये चीज बार बार कमेंट करके नहीं पूछेंगे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, क्योंकि आप इतना तो देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, इतना तो आप हैं एलिजिबल। चलिए आगे बात करते बेटा डीबी वैकेंसी जो कि 10th पास में है, इसका एज आपको पता ही यही है और इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका फिट बैठेगा। जीडी की बात करते बेटा ये 12वीं पास है। यांत्रिक की बात करेंगे तो 10 और 12 यानी डिप्लोमा आपका होना चाहिए। वो 10वीं पे 12वीं पे किस पे, वो मतलब है डिप्लोमा लेकिन होना चाहिए। ओके, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, आपने डेट ऑफ बर्थ देख लिया और अपना क्वालिफिकेशन, जीडी के लिए 12वीं पास, डीबी के लिए 10वीं पास और यांत्रिक के लिए डिप्लोमा। अच्छा, ये भी डाउट आता है सर क्या जो 12वीं पास है वो डीबी भर सकते? बिल्कुल भर सकते, बिल्कुल भर सकते, आप भर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम एक ही दिन होगा तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा सर दोनों भर सकते? नहीं, आपको एक ही भरना होगा। आप दोनों नहीं भर सकते, डीबी और जीडी एक ही भरना होगा। जैसे एक्स वाई वाले में होता है ना, एयरफोर्स में साइंस नॉन साइंस में दोनों भर देते लोग, जो निकल गया वही मान लिया जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं होता, आपको कोई एक ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा, आप उसी में बैठ के निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा कह दूंगा एयरफोर्स जैसा छूट नहीं मिल रहा है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो आपने सबसे पहले इसका ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा। सर एडमिट कार्ड मेरा परसेंटेज कम है, 12 में कम है, 10 में कम है, डिप्लोमा में कम परसेंटेज है, कैसे करेंगे? कोई मायने नहीं रखता, परसेंटेज यहां पे नहीं मायने रखता, नहीं कि परसेंटेज पे आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, 60% तो होगा ही। तो आपका एडमिट कार्ड सबका आएगा बच्चों ना, सबका एडमिट कार्ड आएगा। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, आपको रिटन के लिए बुलाया जाएगा। और रिटन एग्जाम जो है, रिटन एग्जाम का मोड है वो बेटा ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद रिटन होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा रिटन का, फिर आपको पीएफटी का एडमिट कार्ड आएगा। ओके, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, वहां पे आपको बुलाया जाएगा और फिर आपको मेडिकल और फिर साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग रिटन के बारे में कि रिटन कैसे निकालेंगे। फॉर्म तो फिल कर ही लेंगे, तो रिटन के बारे में सबसे पहले पकड़ते, फिर बारी बारी सबके बारे में बात करेंगे। यहां तक सबको साफ होगी बात, कुछ भी रिपीट करने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर कट सबको समझ में आ रहा है। ओके, आइए बाद में रिपीट कर देंगे अगर आपको डाउट होगा। बच्चे आप लोग वीडियो वापस से दोहरा के देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो। फिर भी मैं आराम से चल रहा हूं, इतना तो स्पीड में बोलना पड़ेगा वरना आप मैराथन में लग जाएगा, ये 1 घंटे का हो जाएगा क्लास। चलिए एग्जाम के लेवल की बात करेंगे तो मीडियम लेवल आता है, यानी कि अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेवी से कम आता है, बट जो सिलेबस है वो नेवी से बड़ा कवर करता है। अगर नेवी एमआर और एएसएसआर या कह दीजिए सिर्फ एसएसआर, नेवी एमआर और नेवी एसएसआर को मिला के बनाएंगे तब कोस्ट गार्ड जीडी बनेगा, जो कि टेक्निकल पोस्ट होता है। वो भी टेक्निकल, ये भी टेक्निकल एसएसआर, लेकिन एसएसआर से बड़ा सिलेबस होता है इसका, तो लेंथी होता है। बट लेवल ऑफ क्वेश्चन हल्का सा डाउन बोल दीजिए ना, हल्का सा डाउन, बट वही चीज है। अब जब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहीं कहीं लेवल को उठा देता है, तो जो आपका पेपर का लेवल है उसको आप मीडियम लेके चलेंगे। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो डीबी की डोमेस्टिक ब्रांच किसको देखेंगे, क्या चीज है इनका? मैथ, जो कि टेक्निकल आपका इसका एरिथमेटिक मैथ बेटा। ठीक है, ये एरिथमेटिक मैथ है आपका, ये एरिथमेटिक मैथ है आपका 20 क्वेश्चन, इंग्लिश आपका लगभग 15 क्वेश्चन, साइंस लगभग 10 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन, जीके 5 क्वेश्चन। ये थोड़ा बहुत आपका वेरी करता रहता है बेटा। ठीक है, ये वेरी करता रहता है, बट जो आपको एग्जैक्टली आसपास यही देखने को मिलेगा, सेम टू सेम 1-2 क्वेश्चन इधर उधर में जाता रहता है। ओके, तो ये आपके 20-15 ये फिक्स होगा, बाकी ये आपके वेरी करते रहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेंगे, ये आपका फिक्स है, ये दोनों लगभग फिक्स है, इनमें थोड़ा सा वेरी आपका करता है। साइंस में देख लेंगे कभी फिजिक्स ज्यादा पूछता है, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, ऐसे चलता है, क्योंकि ये 10th पास है ना, तो इसके जो भी सिलेबस है 10वीं पास वाला है। जो साइंस है 10वीं वाला है। ओके, इंग्लिश आपका 10वीं और मैथ आपका 10वीं वाला है। ठीक है, अरिथमेटिक मैथ 10वीं तक वही पढ़ते हैं। बात करते हैं दूसरी वैकेंसी जो कि जीडी, जो कि टेक्निकल पोस्ट है। तो उन बच्चों को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी डीबी वाला सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है। डीबी के बाद यानी ये आपके पास जो लिखा है 1 2 3 4 5, ये 5 आपको पढ़ने हैं। उसके बाद 2 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं आपको, यानी टेक्निकल मैथ और टेक्निकल फिजिक्स, जो कि 12 वाली होती है, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप या नेवी एसएसआर या एनडीए के नाम से आप जानते हैं। तो 25 क्वेश्चन आपका मैथ का आएगा और 25 क्वेश्चन फिजिक्स का आएगा। और साथ ही साथ इनके आपके जो 60 क्वेश्चन, इनको जोड़ेंगे 60 बन जाएगा, 15 5 20 10 30 20 50 10 60, इनके बेटा 60 क्वेश्चन आगे और बात करेंगे। और इनके कितने जाते हैं, 110 क्वेश्चन हो जाते हैं। इनके पूरे के पूरे आपको पढ़ने,
सर एग्जाम एक ही साथ होगा, साथ ही में आपका चलता रहेगा, डीबी वाले बच्चे चले जाएंगे और ये वाले आपने कंटिन्यू करेंगे। आगे बात करते बेटा यांत्रिक का, ठीक है, यांत्रिक का बात करेंगे तो डीबी का पेपर आपको पूरा का पूरा उठाना पड़ेगा और साथ साथ आपका टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी रहेगा, आप मैकेनिकल से मैकेनिकल का आपका 50 क्वेश्चन आ जाएगा, आप इलेक्ट्रिकल से 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक के 50 क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर ऑफिशियल पे दे दूंगा। ओके, आगे बात किया जाए नेक्स्ट बात करते हैं हम सभी लोग इनका मार्किंग स्कीम क्या क्या चलता है। तो देखेंगे आप सभी लोग जो डीबी है, डीबी का जो मार्किंग स्कीम है, यहां पे टोटल आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, अभी मैंने आपको काउंट कराया, एक क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स 60 है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और कितना मिनट मिलेगा 45 मिनट। आपको बेटा 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने, यानी 1 मिनट से भी कम वक्त मिलता है। और सिलेबस आपको बताया इसमें 6 चैप्टर के आसपास आपके बन जाते हैं, 6 मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, आपका जीके जीएस हो गया और आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, ये आपके बन जाते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग जीडी की, जो कि टेक्निकल पोस्ट है। तो जीडी की बात करेंगे, टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 जाते हैं, 60 ये हैं, ये बेटा पूरे के पूरे 60 आपके जाते हैं और प्लस 50 आपके इनके हो जाते हैं, 25 मैथ और 25 फिजिक्स, तो टोटल 110 क्वेश्चन हो जाते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 75 मिनट मिल जाता है। 45 इनका, यानी जो आपका मैथ और फिजिक्स है उसके लिए 30 मिनट मिलेगा आपको। किसके लिए मिलेगा? 30 मिनट आपको मिलेगा मैथ और फिजिक्स के लिए, जिसके पास 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट आपको मिलेगा टेक्निकल में, बाकी ये आपका 60 क्वेश्चन मिलेगा 60 इसके लिए, ठीक है, 45 मिनट के लिए। आगे बात करेंगे यांत्रिक का, तो यह भी आपका 110 क्वेश्चन हो जाता है, 60 इनके और 50 टेक्निकल, जो भी आपका ब्रांच है उससे 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, मैक्सिमम मार्क्स आपका वही 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और 75 टाइम मिलेगा, 75 मिनट। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, इनका जो लेवल होता है टेक्निकल का, थोड़ा सा बहुत कम इसके बारे में जानकारी होती है आप लोगों को। तो आप लोग रेलवे का पहले आता था आरआरबी जेई के नाम से, आप इसका सिलेबस पढ़ सकते हैं, या थोड़ा सा अप करना चाहते हैं या बहुत दिक्कत हो रही सर्च करने में इसका लेवल, सब्जेक्ट, टॉपिक जो भी कर दिए टेक्निकल वाला, तो आप लोग एसएससी जेई का लेवल वर्जन, ठीक है, एसएससी जेई का इजी क्वेश्चन, बहुत सारी किताबें होती है जो इजी क्वेश्चन देती हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल डाउन रहता है, तो आप एसएससी जेई वाला अपना ब्रांच का उठा सकते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन अच्छा खासा, तो आप सभी लोग इसको कवर कर लेंगे। अब आती है आपके बात मन में डाउट कि सर निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। बेटा यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपका एग्जाम क्या होगा? ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा बेटा, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। ओके, तो आप सभी लोग ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, अंदाजा भी लगाते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन आप कोशिश करेंगे एग्जैक्ट कर सके जितना कर सकते हैं। तो सबको क्लियर हो गया कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं। आपको मैंने सब्जेक्ट बता दिया बेटा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके पेपर में आएगा, आप कौन सा फॉर्म भरेंगे, और यह भी मैंने आपको बता दिया कि आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं भर सकते उसके तहत, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी इसके साथ, ठीक है। यहां तक सब कुछ साफ हो गई बात मेरे हिसाब से। आपका सब्जेक्ट मैंने बता दिया, मार्किंग स्कीम कैसे कैसे आपको करना है, आपका एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे ब्रांच। आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आगे हम लोग चलते देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास मार्किंग स्कीम आपका हो गया, जी हां। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा कट ऑफ। तो कट ऑफ जो एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। तो जो डीबी का है वो 30, कितने क्वेश्चन होते हैं? 60 होते हैं, 60 में से 3। एससी एसटी का आपका 27 आता, कितने में से? 60 में से। जो जीडी का ये 30 आपका 60 में से ये तो बनाएंगे ही, और आपके जो 50 होते हैं इसमें से 20 मान लीजिए, ठीक है, 50 में से ये 17, 50 कौन से? वही टेक्निकल वाले जो मैथ और फिजिक्स से 25-25। ओके, ये उनकी बात करें। बाकी आपके पास ये 60 में से 30, ये तो वही वाला सेम टू सेम चल रहा है ना। वैसे 30 और 20 यहां पे भी ऑन एवरेज चलता है, यही लगभग आपको देखने को मिलेगा। ओके, इतना आप लेके चलिए, बट मैं कहूंगा +5 लेके चलेंगे और सही हो जाएगा, यानी 25 लेके चलिए। 25 से कम थोड़ा सा रिस्क है, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। क्योंकि क्या हुआ ना, पिछली बार मैं आपको बताता हूं ये क्यों बोल रहा हूं। पिछली बार जो पेपर आया आपका मैथ का, जो जीडी में मैथ है, टेक्निकल मैथ, एक तो इनका आता है 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इनका तो आएगा, ठीक है, अरिथमेटिक वाला डीबी वाला वो तो आएगा ही। जो टेक्निकल वाला पोर्शन था ना, 25 क्वेश्चन जो होता है जीडी वाले में, इसमें से भी ये 20 क्वेश्चन टेक्निकल दिए थे, बाकी 5 अरिथमेटिक वाला ही चेप दिए थे, जिसकी वजह से पेपर का लेवल डाउन चला गया।
तो कट ऑफ अप हो गया। तो अच्छा खासा वेरिएशन भी कभी कभी कट ऑफ में आ जाता है। तो मैं बता रहा हूं अगर बैलेंस पेपर बना जो पहले बनता था, ठीक है, 1 साल पहले जो बनता था पेपर, तो ये आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम सभी लोग। नेक्स्ट बात करते बेटा आगे कि फिजिकल क्या होगा। तो रिटन हमने क्लियर कर लिया सब कुछ, रिटन के बारे में हर एक चीज देख लिया, सिलेबस सब कुछ देख लिया, मार्किंग स्किल और कट ऑफ वगैरह कितना हमें लाना वो भी देख लिया हमने। फिजिकल की बात करते तो बेटा आपको 3 फिजिकल कराया जाएगा। 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में। हालांकि 6.5 तक ही लेते, 6.3 का 6 मिनट 30 सेकंड तक ही लेते हैं, ठीक है, उसके पहले तक ही लेते हैं, उसी में मार देते हैं बच्चे। 20 स्क्वाट यानी कि उठक बैठक और 10 पुशअप मान रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है, आपको ये करना होगा। आगे बात करेंगे हम सभी लोग मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो आपकी हाइट है, हाइट यानी कि आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका चेस्ट जो है उसका एक्सपेंशन देखते ना कितना फूल रहा है, तो वह आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चलता है। जो वेट है, सर मेरा वेट इतना, मेरा वेट उतना है, तो वो बेटा वेट एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, आपके हाइट के अनुसार जैसे जैसे हाइट बनती है बढ़ती वैसे वैसे वेट बढ़ता है। तो हाइट के प्रोपोर्शन में, ठीक है, हाइट जितना ज्यादा उतना उस हिसाब से वेट, और ±10% एक्सेप्टेबल चलता है कि थोड़ा बहुत अगर 10% वेट इधर उधर है, मतलब 1-2 किलो, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा का। ओके, लेकिन ज्यादा नहीं। हियरिंग यानी सुनने की क्षमता नॉर्मल रहनी चाहिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में चेकअप नहीं होता है, लेकिन हाँ आपका कान साफ रहना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं, जब आप मेडिकल में जाएंगे तो कान साफ रहना चाहिए, कान साफ रहना चाहिए, मतलब कि वो जो अंदर गंदगी वगैरह जम जाते हैं तो उसको साफ करा ले, ताकि उसको चेक हो जाए, उनको दिक्कत ना हो और आपको सुनने में भी दिक्कत ना हो। आइए बात करते हैं फिटनेस लेवल। तो आपको कोई ऐसा कार्डियो वाला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी कि दिल की धड़कन उड़कन की कोई सर्जरी वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर हुई है वो सही हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए टेढ़ा हो गया, कोई अलाइनमेंट हो गया किसी पार्ट में, या सर्जरी हुई वो अभी भी उभर रही है, तो वो सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर है तो मतलब अगर सर्जरी कभी हुई वो सही हो गया परफेक्टली, तब उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। उनको एक तरीके से 1% रखने की कोशिश करते हो। नॉक नी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो पैर वाला चीज होता है जो चिपकता है, ये नहीं होना चाहिए ना। फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पंजा आपका वो एकदम चप्पा ऐसे चप वाला, मतलब कि एकदम प्लेन वाला, वो नहीं होना चाहिए। ये दौड़ने में दिक्कत करता है, जो फ्लैट फीट होता है दौड़ने में दिक्कत करता है। आदमी पूरा पैर रखता है फिर चलता आगे, वो नहीं दौड़ पाता सही से। तो फ्लैट फीट और नॉक नी में दौड़ने में पैर आपस में लड़ते हैं, ठीक है, तो ये दिक्कत होता है। अब इन दोनों को सही करने का भी तरीका होता है, नॉक नी का जैसे तरीका होता है, किसी का नॉक नी का प्रॉब्लम बेटा, तो आप सभी लोग डेली कोशिश क्या करो, ठीक है, डेली कोशिश क्या करो, मैं यहां बता नहीं सकता। जैसे कि मान लिया मैं ऐसे खड़ा हूं ना, तो अपने इस पैर को किसी टेबल पे ऐसे ऊंचाई पे रख दो, ठीक है, फिर इस पैर को रखो, और ये डेली 1 महीने तक करोगे तो इसके बीच में अपने आप गैप बन जाएगा, ठीक है, अपने आप गैप बन जाएगा। तो एक ये तरीका होता है नॉकनी से बचने का। जैसे मेरे सामने टेबल है तो मैं ऐसे इसको रख दिया अपने पैर को उठा के, एक पैर जमीन पे एक पैर टेबल पे, ओके। लोअर पहनेंगे तो और अच्छे से हो पाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आराम से कोई काम करते रहिए, वो पैर अपना उस पर रख दीजिए, ठीक है, ये एक तरीका होता है। दूसरा, अगर आप स्ट्रेच कर सकते हैं तो स्ट्रेच करने की कोशिश करिए, ओके। तो ये 2-3 तरीके होते हैं। बात करेंगे फ्लैट फिट अगर आपके पास है, यानी कि पैर नीचे से चपटा है, तो उसको कैसे सही करें। तो उसका करने का तरीका होता है, जैसे कि 1-2 इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, वो जैसे कांटे लगे रहते हैं जिसपे लोग चलते हैं, जिम वगैरह में लगा रहता है, या जैसे पावदान जानते, कहीं किसी के घर जाते रिश्तेदारी में तो पावदान होता है जो चुभता है कभी कभी, है ना, चुभता है, उस टाइप का एक आता है रोलर टाइप का, वो लकड़ी का ही आता है, आजकल बहुत आयुर्वेदिक दुकानों पे मिलता है। तो उसी को उस पर पैर के ऊपर, मतलब उसके ऊपर पैर रख के ऐसे थोड़ा सा रोल करेंगे ना, थोड़ा रोल करेंगे तो धीरे धीरे वो यहां से पतला होने लगता है। एक ये होता है, या फिर दूसरा तरीका जो जुगाड़ू मेथड होता है, वो एक मेरे भैया थे, वो मेरे मोहल्ले में थे, वो बीएसएफ में जा रहे थे, फ्लैट फीट का प्रॉब्लम था, तो वो क्या करते थे अपने पैर में, पता आपको एक नॉर्मल लड़के का देखिएगा कहां पे है उसका, आपका फ्लैट है तो उनका कैसा पैर है, तो हल्का सा गैप होता है एक साइड से, जिधर पैर अंदर की तरफ बेटा गैप होता है। तो आप एक ईंट या कोई पत्थर उसी पे थोड़ा सा अपने पैर को थोड़ा उस हिसाब से रखिए कि वहां गड्ढा बने, और थोड़ा सा हो जाता, फर्क पड़ता है इससे ना, फर्क पड़ता है। अदरवाइज जो मैं आपको बताया रोलर होता है एक ना, उससे आप कर सकते हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको और अच्छे से मिल जाएगा, ओके। बात करेंगे आंख वगैरह में, आपका कान वगैरह में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका वही नो हिस्ट्री ऑफ फिट्स ऑफ, ठीक है, ये सब वही अलाइनमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, वही तो बताया मैं आपको, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे विजुअल स्टैंडर्ड, तो 6/24
विदाउट ग्लास 6/9, अच्छा विदाउट ग्लास एंड 6/9, 6/5 विद ग्लास। थोड़ा सा इनका ये मेडिकल वाला मतलब आई वाला बोलेंगे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला बढ़िया, ठीक है, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 6/24 ये तो रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 6/9 या 6/12 ग्लास लगाने के बाद यानी चश्मा लगाने के बाद क्लियर दिखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आपका यही सही है। टैटू, नो परमानेंट टैटू आर अलाउड, ठीक है। अगर परमानेंट है उसको रिमूव करवा लीजिए, अगर रिमूवेबल है नहीं है तो भी जुगाड़ बहुत सारे हैं उसको करवाने के। चलिए ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगते। ये एग्जाम सेंटर वगैरह पे जो डॉक्यूमेंट ले जाते हैं वो अलग होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होता है। एग्जाम सेंटर में आपका कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगते, आपका 10th का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए और 12th का। अगर आप जीडी के लिए जा रहे हैं, याद रखेंगे कोस्ट गार्ड वाले बच्चे 12th का ओरिजिनल मार्कशीट वहां पे मांगते हो, ओके। कलर्ड आपका प्रिंट आउट रहना चाहिए, ठीक है, कलर्ड आपका प्रिंट आउट होना चाहिए। एडमिट कार्ड कलर्ड होता है और 12th की मार्कशीट, 10th का है तो अगर आप डीबी की जाते हैं तो 10th की, और डिप्लोमा में जाते हैं तो 10th 12th जो भी करके गए आप उसको लेके जाइए। अगर जैसे जीडी वाले बच्चे वो 10th का नहीं ले जाएंगे, 12th का सिर्फ ले जाएंगे, ओके। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए एग्जाम सेंटर पे ले जाने वक्त। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज में आपका डोमिसाइल हो जाता है, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका 10th 12th का मार्कशीट हो गया, आपका जो भी मतलब इससे रिलेटेड आपके एजुकेशनल, आपके रेसिडेंशियल से जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनते हैं ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ओके, ये सारे इनकम सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी याद रहे। ये भी चीज है कि SC ST का आपका अलग लेवल का, स्टेट लेवल का होता है, सेंट्रल लेवल का, OBC का स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, सबका अपना होता है ना। तो एक बार आप इसके बारे में सर्च कर लेंगे, मैं आपको किसी एक वीडियो में बता दूंगा कि OBC का सेंट्रल लेवल वाला ही माना जाता है, स्टेट वाला नहीं माना जाता है। SC ST का फिर भी चलता है, ठीक है। इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, कुछ ऐसा ही होता है एग्जैक्ट, मैं आपको बना के बता दूंगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो जीडी वाले बच्चे क्या करेंगे, तो ये कह रहेंगे इंश्योरिंग श्योर दैट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड, मतलब जो हमारे आइलैंड वगैरह बनाए गए आर्टिफिशियल, जहां पे हमारी सेना रखी जाती है, खासकर हिंद महासागर की बात किया जाए तो उधर श्रीलंका के साइड में हम लोग अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते हैं ताकि वहां पे हमारी सेना रखे और उसका पूरा हिंद महासागर की निगरानी कर सके। तो एक्चुअली आपका जो कोस्ट गार्ड का काम होता है निगरानी का ही होता है, ठीक है। नेवी और कोस्ट गार्ड में यही अंतर होता है, नेवी एज इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड एज BSF, ठीक है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एक तरीके से ये पूरे नेवी जो समुद्र से है इसको तट रक्षक बोलते हैं, ठीक है, तट रक्षक बोलते हैं हिंदुस्तान का, भारतीय तट रक्षक। तो इसका काम रहता है इसको रक्षा करना। तो प्राइवेट आइलैंड जो भी आर्टिफिशियल आइलैंड होते हैं हमारे, उनकी करना। ऑफशोर टर्मिनल यानी कि आपका वही जो टर्मिनल होते हैं जहां पे हमारा एक होता है जैसे कि आर्मी का एक चेक पोस्ट होता है, वैसे उनका सुरक्षा करना, वहां पे एक्टिव रहना, ठीक है। और बाकी आपके पास इन्फोर्समेंट ऑफ मैरिटाइम जोन्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंट फिशरमैन, ठीक है, यानी कि जो समुद्र में आपके मछुआरे जाते हैं उनको प्रोटेक्शन देना, बाकी दूसरे देश के पकड़ के न ले जाए या वहां तक उनके एरिया में ये न जाए, पहले इनको अलार्म दे देना, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा डंडा तो लगा नहीं रहता, ऐसा कुछ तो लगा नहीं, वो पूरा समंदर है, तो उस सब चीजों का ख्याल आप ही को रखना, ठीक है। प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ और मैरिटाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास खनिज हमारे पास है हमारे एरिया में उन सब का प्रोटेक्शन करना। तो ओवरऑल देखा जाए जो BSF करता है सेम टू सेम आप पानी में वही काम करेंगे जीडी वाले बच्चे, ओके। बात करेंगे डीबी वाले, तो डीबी वाले में आपका अलग अलग पोस्ट हो जाता है, आपका कुक हो जाता है, नाविक डीबी में स्टेवर्ड अलग हो जाता है। कुक यानी कि आपका काम होगा खाना बनाना, वेज नॉन वेज जो भी जैसा रहेगा उस सीन में, यहाँ पे मेंशन के वेज एज वेज नॉन वेज, ओके। आपका ये सब फूड वगैरह मतलब ख्याल रखना, फूड वगैरह बनाना। स्टेवर्ड का वही सफाई करना, ख्याल रखना, ठीक है, समझ रहे ना। ये सब आपके सामने आ जाता है। कोस्ट गार्ड के जो भी कैंटीन होता है मेस उसको संभालना, आपका कुक खाना बनाएगा, आपको उसका सफाई करना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। बात करेंगे यांत्रिक में आपका टेक्निकल पोस्ट है, तो आपको सब कुछ रिपेयर वगैरह करने में काम आता है, आपको मतलब रखा जाएगा। फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे लिखा होगा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड मैरिटाइम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एरोनॉटिकल इक्विपमेंट, ठीक है। हाँ, इन्हीं का ख्याल रखना, इनको रिपेयर करते रहना, ठीक है, इनकी टेस्टिंग करना। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको काफी अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन, और सब कुछ क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूं, ओके। सैलरी की बात करेंगे तो आपका लगभग 21,700 इनकी भी लेके चलिए, 21,700 इनकी भी, बट इनका थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब मैं लोवेस्ट लेके चला हूं, लोवेस्ट लेके चला हूं क्योंकि आप इतना मान चलिए इतना तो आपके पास आना ही है, इससे ज्यादा रहता है। बाकी सुविधा आपकी बहुत अच्छी खासी रहती है। मैं जहां रहता हूं मेरे बगल में ही मतलब 100 मीटर की दूरी पे ही इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है, नोएडा वाला। तो यहाँ पे जाता हूँ तो मैं डेली जाता था, तो वहाँ पे बगल में मेस ऑफिसर मेस भी सब कुछ है, आप कभी आइए, आपको मैं विजिट कराते हैं।
तो मतलब बढ़िया सुविधा आपको बढ़िया मिलेगी रहने की। ओवरऑल देखा जाए तो ये ठीक ठाक आपका ये सेविंग है एक तरीके से ना। बाकी आपका सब कुछ खर्च वैसे अलाउंस वगैरह बहुत मिलते हैं, उन्हीं से निकलते रहते हैं, ठीक है। तो यांत्रिक की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा है इन लोगों के मुकाबले। ये मिनिमम बता रहा हूं बेटा, नहीं ये आपका मिनिमम है। ओके, तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया, फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन लेने तक। अब आती बात आपके किताबों पे कि सर किताब कौन सी ले कौन सी नहीं ले। तो कोस्ट गार्ड की कोई भी किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है कोस्ट गार्ड के लेवल की, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। तो आप क्या करिए, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप एयरफोर्स या नेवी को पकड़ लीजिए, ठीक है। मैं बात करता हूं आपसे, आप पकड़ लीजिए नेवी SSR प्लस नेवी MR, ठीक है। ये आप देख लीजिए, आप लोग इनका सिलेबस देख लीजिए। GD वाले बच्चे, DB वाले बच्चे नेवी MR देखेंगे और यहां से इंग्लिश देख लेंगे, ठीक है। इंग्लिश देख लेंगे नेवी MR के साथ, आपका DB हो गया। GD वाले बच्चे ये दोनों देखना पड़ेगा, ये GD वाले बच्चे ये दोनों देखेंगे। यांत्रिक वाले बच्चे आपको ये पूरा नेवी MR इंग्लिश और साथ ही साथ नेवी MR इंग्लिश और साथ ही साथ आपका एक सब्जेक्ट टेक्निकल वाला। टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप सभी लोग जा सकते हैं टेकपुर बाई एग्जामपुर करके चैनल है, वहां पे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग का भी चलता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल सब कुछ चलता है। तो आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल की क्लास से ले सकते हैं। वहां पे जाके आप कमेंट करके सर से बात कर सकते हैं कि सर हमारा ये सिलेबस है, या सर आप सिलेबस एक बार देख लीजिए, आप बता दीजिए मुझे कौन कौन सा पढ़ना, कौन सी क्लास लूं। ओके, तो वहां पे भी आपको यांत्रिक वाले बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा। किताब के हिसाब से बताओ तो किताब ऐसी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप क्लास के ऊपर डिपेंड रहिए, किताब के ऊपर नहीं, किताब है ही नहीं। अगर आपको फिर भी किताब चाहिए सर तो आप वही कहूंगा नेवी SSR और MR की किताब खरीद लीजिए, उसी से आपको करना पड़ेगा, और कोई किताब ऐसी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए ना, तो बाकी आपको मैं क्लासेस वगैरह हम लोग करवा रहे हैं। अब आती बात सर आप क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा क्लासेस अभी फिलहाल थोड़ा हमारा NDA की क्लासेस थोड़ी सी फोकस्ड है। तो कोस्ट गार्ड वाले बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे इसकी क्लास नहीं चलेगी, क्लासेस सबकी चलेंगी, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लें। 1-2 दिन का थोड़ा सा टाइम ले लें। अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे हूं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेने दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत हो जाता है जब एग्जाम नजदीक आता है। तो ओके, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, बाकी आप लोग परेशान नहीं होइए। सभी सब्जेक्ट के आपको क्लासेस यहाँ पे यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब मैं बात कर लूं आप लोगों को कि आप लोगों की पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प हम जो कर सकते हैं एक्स्ट्रा अपने तरफ से, उसके बारे में। तो देखिए आप सभी लोगों के लिए जो आप परेशान हो रहे हैं कोस्ट गार्ड को लेके, क्योंकि बुक्स वगैरह अवेलेबल है नहीं, तो उससे रिलेटेड मटेरियल वगैरह कहां मिलेगा, तो आप सभी लोग एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा, आपको पेड कोर्स मिलेगा, यानी जो हम कंटेंट वाली क्लास चलाते हैं वो मिलेगा। आपको क्विजेस मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्विजेस, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, फटाक से लगाओ आगे बढ़ो, ऐसे क्वेश्चन होता है। जॉब अलर्ट, यानी कोई वैकेंसी आएगी तो आपको यहां पे सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर PDF, तो देखिए कोस्ट गार्ड का पेपर तो मिलता नहीं, ऑनलाइन एग्जाम है, तो क्या होता है इसका क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, यानी जो आ सकते हैं या जो आए हैं पहले, उससे रिलेटेड आपको PDF यहां पे मिलेगा। ओके, प्रीवियस ईयर के नाम से लाइव टेस्ट आपका चलता है यहाँ पे, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसका एक टाइम टेबल होता है, आप डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा वहां पे एप्लीकेशन में। और इसका क्या होता है, फिर लाइव टेस्ट आप यहाँ पे देंगे तो यहां से आपको कुछ जीतेंगे, तो उस हिसाब से आपको कोर्स में कुछ परसेंटेज मिल जाएगा, या आपको पैसे या कोई गिफ्ट वाउचर कुछ भी मिल सकता है ना, इसका थोड़ा सा आप देख लेंगे। बात करेंगे फ्री कोर्सेज भी हमारे चलते हैं एप्लीकेशन पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप का। बात करेंगे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल, आप टेस्ट जाके देख सकते हैं, कोस्ट गार्ड का अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको अभी चेक करना कि सर लेवल कैसा था, पेपर कैसा होता है, तो अभी जाके डाउनलोड करिए, कोस्ट गार्ड का पेपर वहां पड़ा है, वहां पे चेक कर लीजिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आपको करंट अफेयर डेली क्लास मिलेगी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको यहां देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। तो आप सभी बच्चे जाएंगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, अभी कभी डाउनलोड कर लेंगे। उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, अपने मोबाइल के सेक्शन में जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहां सर्च करेंगे बेटा एग्जामपुर, और फिर इंस्टॉल कर लेंगे उस एप्लीकेशन को, ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे, फिर लेट्स रजिस्टर, अगर आप नए यूजर हैं तो रजिस्टर कर लेंगे, पुराने तो सीधे आप चले जाएंगे लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर लेंगे। फिर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी डाटा मांगेंगे उनको करके और रजिस्टर कर लेंगे। फिर इसके बाद वो सारी चीज आप कर सकते हो। ओके, कोस्ट गार्ड का बेटा वापस बोलूंगा, मॉक टेस्ट पढ़ा, आप चेक कर लीजिएगा किस लेवल का आता है, ठीक है बच्चे। तो थैंक यू आप सभी का, उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चन का डाउट मैंने मतलब सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश की, और शायद इसमें सक्सेस भी रहा, सब कुछ कर दिया क्लियर।
फिर भी मैं एक बार वापस से देख लेता हूं, कोई डाउट बचा रह गया हो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, लेवल ऑफ एग्जाम, सब्जेक्ट, मार्किंग स्कीम, कट ऑफ, फिजिकल की बात करें, मेडिकल की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, जॉब प्रोफाइल की बात करें, सैलरी, यानी सारी बातें हमारी चेकआउट हो गई, सब कुछ क्लियर। अभी भी इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट बचा है तो बेटा आप कमेंट कर दीजिए, जरूर इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही क्लियर कट तरीके से आपको समझा दिया। ओके, वापस से दोहराऊंगा, अनमैरिड कैंडिडेट, अनमैरिड मेल कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल। ओके, लड़कियों के लिए अभी नहीं है, लड़कियों के लिए फिलहाल सिर्फ नेवी, एसएसआर, एमआर और साथ ही साथ एनडीए में एलिजिबल है। ठीक है, धीरे धीरे इसमें भी आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बदलने में, बट हो जाएगा। ओके, तो आप एक चीज और ध्यान रहे, आपके मन में अगर कहीं चल रहा हो कि बेटा वैकेंसी की हालत ऐसी, वैकेंसी कम है, ज्यादा है, तो बेटा आप याद रखना एक चीज कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर ये 2 वैकेंसी निकलती तो भी उस पे आपके एक सीट के लिए हक था। ठीक है, आप ऐसी वैकेंसी होती जहां पे सिर्फ एक ही निकलता, उसको भी कोई लड़का पाता, वो खाली नहीं जाती, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते? इस मोटिवेशन के साथ, इस सोच के साथ तैयारी करिए कि आपको सिर्फ बेटा एक सीट लेनी है। आप डीबी वाले एक सीट चाहिए, यांत्रिक वाले एक सीट चाहिए, बस इतनी सी बात है। और एक सीट आपकी होनी चाहिए कैसे भी करके, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। जितना जरूरत पड़ेगा हेल्प का, वो हम तैयार है। पूरा एग्जामपुल डिफेंस वॉरियर, पूरी टीम हमारी आपके साथ है बेटा। आप कुछ भी बोलिए, आप मुझसे बोल दिए, किसी टीम के मेंबर से बोल दीजिए, आपको हमेशा 24/7 जवाब देने के लिए तैयार है। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस आप आराम से ईमानदारी से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके सपने, आपकी ख्वाहिशें पूरा करने की जिम्मेदारी और हमारी भी वही ख्वाहिश है जो कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ओके बेटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने इतना साथ दिया, वीडियो को लास्ट तक देखा। बस एक काम और करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ कमेंट करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली लगी या कहीं पे लगा कि ये चीजें और बतानी चाहिए आपको। ओके, और साथ ही साथ शेयर जरूर करेंगे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, अब जहां भी है इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा अवेयर हो सके। ओके, तो थैंक यू आप सभी का। आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।